कहानी की शुरुआत फुल मून वाली रात से होती है, एक भव्य किले में जिसका नाम राविस बिंडा है। किले के अंदर चारों तरफ तबाही मची हुई है। कई लोग जमीन पर पड़े हैं जो हमले में जिंदा नहीं बच पाए। तभी एक बैंगनी के पहने आदमी हालात को देखता है और इसे पूरी तरह से एक डिस्ग्रेस कह देता है। जमीन पर पड़ा एक सर्वाइवर गुस्से और दर्द में पूछता है कि क्या ये सब करने वाला सच में सोचता है कि वो इस तबाही के बाद बच निकलेगा। लेकिन असली कल्प्रिट खुद राविस बिंडिका होता है। वो हिल्ट फैमिली को दोषी ठहराते हुए कहता है कि वे उसे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। खून से सने अपने हाथ को देखते हुए वो बोलता है, ये कोई भयानक मंजर नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन है। काले बालों वाले उस युवक की बात सुनकर सर्वाइवर पूरी तरह शौक और गुस्से से भर जाता है। तभी रविस अपनी डार्क पावर छोड़ता है और आखिरी दुश्मन बस चीख ही पाता है। उसी पल एक बड़ी पीली आग की लपट उठती है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। दृश्य बदलता है। अब प्रोटैगनिस्ट जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसके सामने एक थ्रोन पर बैठा शख्स है। वो कहता है कि उसने सिर्फ ट्रीजन का सबूत मांगा था, उसने लड़के को कोई क्लीन अप का आदेश नहीं दिया था। ये सुनते ही युवा डीमन भड़क उठता है क्योंकि उस पर किंगडम का ऑर्डर बिगाड़ने का इल्जाम लगाया जा रहा होता है। उससे बात करने वाला गामुत बिंडा होता है डीमन किंग। वो चेतावनी देता है कि उसका बेटा हद से आगे निकल गया है। जंजीरों में होते हुए भी युवक तर्क करता है कि उसके पिता अच्छी तरह जानते हैं कि हिट फैमिली पहले ही एक लॉस्ट कॉज थी। वो आगे कहता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि कुछ बूढ़े लोग हमेशा उस फैमिली को बचाते रहे। फिर वो सवाल करता है कि उन हुडेड फिगर्स की वजह से अब तक कितने क्राइम्स को नजरअंदाज किया गया है। उनमें से एक जिसने सनग्लासेस पहने हुए हैं पूरी बहस को गंभीर चेहरे के साथ चुपचाप देखता रहता है। डीमन किंग पलटकर कहता है कि एग्जीक्यूशंस के अपने रूल्स होते हैं और उसके बेटे की राय कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट हल्का ग्रिन करता है और कहता है कि रूल्स की ये सारी बातें उसे एक बहुत बड़ा मजाक लगती हैं। वो चिल्लाकर कहता है कि डार्कनेस को हमेशा उससे भी ज्यादा गहरी डार्कनेस निगल जाती है और यही वहां का कानून है। डीमन किंग ये सब सुनकर चुप हो जाता है और गहराई से सोचने लगता है। घुटनों पर बैठे लड़के की आवाज गूंजती है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर उसके पिता रेन की डार्कनेस को नजरअंदाज करते हैं तो वे किंग कहलाने के लायक नहीं है। वो आगे कहता है कि उसके पिता अच्छी तरह जानते हैं कि नोबल सब कुछ करप्ट कर रहे हैं, लेकिन सॉवरेन को ये सब बचकाना लगता है और वो अपने बेटे को पूरा फूल समझता है। इसके बाद राविस साफ कहता है कि बिंडिका फैमिली तभी जिंदा रह सकती है जब हिल्स को खत्म कर दिया जाए। वो कहता है कि ये हुडेड नोबल्स कायर हैं जो दूसरी फैमिली के पीछे छिपकर ऑर्डर को नजरअंदाज करते हैं। इतनी बहस के बावजूद डीमन किंग का चेहरा सख्त ही रहता है। वो मन बदलने को तैयार नहीं होता, आंखें बंद करता है और बहस छोड़ देता है, ये मानते हुए कि अपने बेटे से बात करना बेकार है। तभी एक हुडेड आदमी घोषणा करता है कि सजा का फैसला 12 ब्लैक सीट्स पहले ही ले चुके हैं। यह सुनते ही लड़के का पिता जोर से कहता है कि राविस को उसके क्राइम्स के लिए ह्यूमन रेल में बैनिश किया जाएगा। काले बालों वाला डीमन शॉक में आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड भेजा जा रहा है। वो पलटकर अपने पिता से पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस हैं। डीमन किंग पीठ फेर लेता है और कहता है कि उसके बेटे की पावर सील कर दी जाएंगी ताकि वो अपना लेसन सीख सके। प्रोटैगनिस्ट जंजीरों के खिलाफ छटपटाता है और चिल्लाता है कि उसने जिन लोगों को मारा उनकी सोल उसने डिस्ट्रॉय नहीं की। सब्र खोकर सॉवरेन गार्ड्स को आदेश देता है कि सजा तुरंत लागू की जाए। हुडेड लोग स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं। युवक डिस्पेयर में चीखता है। उनमें से एक पिंक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कई मैजिक सर्कल्स बनते हैं। वही पावर सीधे युवक पर हेड ऑन लगती है और वो दर्द से चीख उठता है। एक हुडेड आदमी पास आकर तंज में कहता है कि रेचेड प्रिंस की यात्रा शुभ हो। सनग्लासेस वाला आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में जगह का अच्छे से ख्याल रखेगा। पिंक एनर्जी पूरी ताकत से डीमन पर टूट पड़ती है और चीखते हुए वो बैनिश हो जाता है। इसके बाद एक स्क्रीन दिखता है जिसमें बताया जाता है कि राविस को सजा दी गई है और ह्यूमन वर्ल्ड में उसके लिए 3 रूल्स हैं। अगर उसने इनमें से कोई भी रूल तोड़ा तो उसकी सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अचानक प्रोटैगनिस्ट हड़बड़ा कर जागता है, जैसे किसी डरावने सपने से उठा हो। वो बिस्तर पर बैठता है, हाफते हुए चारों तरफ देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है और अभी क्या हुआ। वो अपने हाथों को देखता है और शौक में आ जाता है। ये अब डीमन वाले हाथ नहीं थे। उसके शार्प क्लॉज गायब थे और अब उसके पास बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन हैंड्स थे। तभी उसे एहसास होता है कि बैनिशमेंट सच था। गुस्से में वो अपना हाथ सिर पर मारता है और खुद को कोसता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया। उसे सनग्लासेस वाला आदमी याद आता है और वो कसम खाता है कि उस गद्दार के सींग तोड़ देगा। तभी उसे अजीब सा दर्द महसूस होता है और वो सोचता है कि ये नया शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है। उसे लगता है कि इस बॉडी का पिछला मालिक पहले से ही किसी समस्या में था। जैसे ही वो खड़ा होता है, डीमन को इस कमजोर और नाजुक बॉडी में फंसे होने पर गुस्सा आता है। कमरे को देखते हुए वो बड़बड़ाता है कि हिल्स बेकार थे और सिर्फ मुसीबत ही लाए। वो चेहरा बनाता है और उसे वहां सांस लेना भी मुश्किल लगता है क्योंकि उसे ठीक महसूस करने के लिए सल्फर चाहिए। तभी एक लड़की बेडरूम का दरवाजा खोलती है और पूछती है कि उसने कैसी आवाज सुनी। वो युवक को पुकारती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि वो उससे बात क्यों कर रही है।
आंखों में आंसू लिए लड़की पूछती है कि क्या वो आखिरकार इतने समय बाद जाग गया। वो दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है कि उसे लगा था वो कभी नहीं जागेगा। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल चुप रह जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की कौन है और क्या ये इस बॉडी के पिछले मालिक से जुड़ी हुई है। तभी एक और औरत दरवाजे पर आती है और उसे माय मिन्हो कहकर बुलाती है। डीमन और भी कंफ्यूज हो जाता है। रोती हुई औरत उसका धन्यवाद करती है कि वो जाग गया और कहती है कि लड़के ने बहुत तकलीफ झेली होगी। डीमन समझ नहीं पाता कि इस हालात में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि ह्यूमन रेल्म 3 ग्रेट अंडरवर्ल्ड्स में से एक है और वो घबरा जाता है। उसी वक्त फुटस्टेप सुनाई देते हैं। एक उम्रदराज आदमी कमरे में आता है, चश्मा पहने, सख्त चेहरे के साथ। वो शायद इस बॉडी के पिछले मालिक का पिता होता है। औरत अपने पति से कहती है कि उनका बेटा इतने समय बाद जाग गया है। आदमी ठंडी नजरों से युवक को देखता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो कहता है कि आलस छोड़ो और स्कूल जाओ, तुम 1 हफ्ते से गायब हो। माँ बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे चुप रहने को कहता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। लड़की पूछती है कि क्या उसका भाई ठीक है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। डीमन नोटिस करता है कि इस कपल का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। वो हल्की अजीब सी स्माइल करता है और सोचता है कि उसे उस ठंडे ह्यूमन का एटीट्यूड पसंद आया। लड़की अपने भाई की रिएक्शन देखकर डर जाती है क्योंकि वो अपने डीमन जैसे पिता की तरह लग रहा होता है। लेकिन वो जल्दी ही सीरियस हो जाता है और तय करता है कि जब तक बॉडी की मेमोरीज वापस नहीं आती उसे सावधान रहना होगा। अगले दिन माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है जैसा पिता ने कहा था। वो गुड बाय कहती है और कहती है कि अगर क्लास में तबीयत खराब लगे तो फ़ोन करना। वो चिंता भरी नज़र से उसे जाते हुए देखती है। डीमन स्कूल की तरफ चलता है और याद करता है कि वो 600 साल पहले भी स्कूल गया था। वो भरे चेहरे के साथ वो सोचता है कि ह्यूमन स्कूल जाना एक नाइटमेयर जैसा है। वो बोर्ड होकर सोचता है कि क्या ह्यूमन रेल्म सच में अंडरवर्ल्ड है। वह क्लासरूम नंबर 23 ढूंढता है और अंदर जाने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि ह्यूमंस कमज़ोर होते हैं और मुश्किल से 100 साल जीते हैं। इसलिए वो तय करता है कि वो चुपचाप रहेगा ताकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय न हो। उसका प्लान साफ है, डीमन रेल्म में वापस लौटना और अपने पिता की जगह थ्रोन लेना। लेकिन उससे पहले जब तक बिंडा रॉयल फैमिली फिर से खतरे में ना आ जाए उसे सावधानी से चलना होगा। तभी 2 लड़के आते हैं और प्रोटैगनिस्ट को ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे वे उसके दोस्त हों। डीमन कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये कौन है। उनमें से एक उसे पकड़कर पूछता है कि क्या वो मंथली फी का पैसा लाया है। हैरानी की बात यह होती है कि बॉडी खुद डर के मारे पीछे हट जाती है। तभी एक मेमोरी उभरती है जिसमें बॉडी का पिछला मालिक मार खा रहा होता है। डीमन हमलावर के चेहरे को देखता है जो इस सब का मजा ले रहा होता है। दूसरा बुली भी मेमोरी में दिखता है जो उसे तड़पते देख खुश हो रहा होता है। मेमोरी खत्म होती है, बॉडी का पिछला मालिक जमीन पर रोता हुआ पड़ा होता है। तब डीमन समझ जाता है कि जब वो जागा था तो बॉडी में दर्द क्यों था। वो सोचता है कि क्या ये दर्द इन 2 कायरों की वजह से था। बुली उसका सिर नीचे दबाता है और उसे पैथेटिक कहता है। फिर मंथली फी मांगता है दोस्ती की निशानी के तौर पर। डीमन को यकीन नहीं होता कि ह्यूमंस उसे ऐसे दबा रहे हैं। उसे डीमन रेल्म की एक क्लास याद आती है जहां बताया गया था कि ह्यूमंस कितने फ्रैजाइल होते हैं। उस क्लास में यंग डीमंस कहते हैं कि ह्यूमंस गंदे होते हैं और बदबू मारते हैं। टीचर सहमति जताती है और कहती है कि वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वल्गर बनते हैं। वो ये भी बताती है कि ह्यूमंस डीमंस और एंजल्स की पूजा करके अपनी मूर्खता दिखाते हैं। उसी वक्त एक गुस्से में भरा युवा राव बोलता है कि ऐसी स्टूपिड चीज़ों को जला देना चाहिए। टीचर उसकी सोच की तारीफ करती है। पिंक पावर के साथ वो क्लास को आदेश देती है कि जो भी ह्यूमन मिले उसकी वल्गैरिटी को चल दो। प्रेजेंट में लौटते ही डीमन गुस्से से भर जाता है। लाइट हेड बुली फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और ध्यान नहीं देता। तभी प्रोटैगनिस्ट उस स्टूडेंट की बाह कसकर पकड़ लेता है। राविस अग्रेसर का चेहरा डेस्क पर पटक देता है और सोचता है कि ह्यूमन सच में इडियट्स हैं। दूसरा बुली शॉक में चिल्लाता है और कहता है कि उसे तुरंत छोड़ दो। गुस्से में वो पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। तभी प्रोटैगनिस्ट की आंख लाल चमकती है और वो खुद भी हैरान होता है कि उसकी मैजिक पावर रिएक्ट कर गई। एड्रेसर धमकी देता है और पूछता है कि क्या काले बालों वाला लड़का पिटना चाहता है। मुट्ठी बांधकर वो हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ह्यूमन इंसल्ट्स उसकी सील्ड मैजिक पावर को उकसाते हैं। उसे समझ आता है कि कर्सेस और मैजिक पावर का कनेक्शन है। वो सही मौके पर किक के लिए तैयार होता है। डीमन सीधा वार करता है और बुली के चेहरे पर किक लगती है। वो उड़ता हुआ पीछे लॉकर से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। क्लासरूम में मौजूद सारे स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट मुट्ठी बंद करता है और सोचता है कि उसकी मैजिक पावर तो सील होनी चाहिए थी, लेकिन ह्यूमन बॉडी में होते हुए भी बुराई के सामने उसकी पावर रिएक्ट करती है। ग्लासेस वाला क्लासमेट शॉक में सोचता है कि क्या ये वही मिन्हो है जिसे वो जानता है। बुली गुस्से में कुर्सी उठाकर हमला करता है। ग्लासेस वाला लड़का चिल्लाकर पीछे से वॉर्न करता है, लेकिन काले बालों वाला लड़का बिल्कुल काम रहता है। वो आसानी से चेयर डॉज करता है और हमला कर देता है। बुली घुटनों पर गिर जाता है, खांसते हुए सोचता है कि ये कैसे हुआ। जमीन पर पड़े हुए भी वो इंसल्ट करता है और उसे वीकलिंग कहता है।
प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ह्यूमंस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वल्गर बनते हैं। इसके बाद वो एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारता है। वार इतना तेज होता है कि उसका सिर पीछे झटके से घूम जाता है। वो थूकता है। तभी युवक कहता है कि ह्यूमन कर्सेस की जड़ खुद उनकी मदर होती है। इतनी बेइज्जती के बाद बुली हॉलवे में बेहोश हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स यकीन नहीं कर पाते कि मिन्हो ने अकेले 2 बुलीज को हरा दिया। प्रोटैगनिस्ट सबको इग्नोर करता है और मन ही मन अपने पिता से बात करता है। वो खतरनाक स्माइल करता है और पूछता है कि क्या उसे बस चुपचाप जीकर चले जाना था। फिर वह बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है जो अब उससे डरे हुए हैं। खतरनाक ऑरा के साथ वो पूछता है कि क्या कोई और उसे इंसल्ट करना चाहता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार है। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या ये वही मिन्हो है जिसे वे जानते थे? चश्मा लगाए उसका दोस्त भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके क्लासमेट्स के अंदर इतनी ताकत आई कहां से। जमीन पर पड़े दोनों बुलीज को देखकर वो घबराता हुआ प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ता है। पास आकर वो पूछता है कि इतनी बड़ी फाइट के बाद वो ठीक है या नहीं। हीरो हल्की सी स्माइल देता है, जैसे पूरी सिचुएशन उसे मजेदार लग रही हो। तभी उसे याद आता है कि यही लड़का था जिसने बुली के आते ही सबसे पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी। इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चश्मे वाला लड़का एक परफेक्ट सर्वेंट बन सकता है और वो कह देता है कि सब ठीक है। बाद में भी उसका दोस्त उसी फाइट को लेकर काफी इंप्रेस्ड रहता है और उसकी ताकत की तारीफ करता है। सड़क पर चलते हुए वो अचानक पूछ बैठता है कि क्या वो किसी दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होकर आया है। ये सवाल सुनकर लड़का चौंक जाता है। दोस्त अपनी थियरी आगे बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो मर्म की दुनिया से आया है या किसी गेम के अंदर से। प्रोटैगनिस्ट को शक होने लगता है कि उसका नया सर्वेंट शायद उसकी असली पहचान जानता हो। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरती है जहां उसे चेतावनी दी गई थी कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचाए। ब्लॉन्ड डीमन समझाता है कि प्रोफेसर सिंथिया ने बिना सोचे समझे ऐसा कहा था और ये भी कि इंसानी जान बहुत कीमती होती है। वो आगे कहता है कि उन्हें दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि वे गॉड्स हैं जो सिर्फ गुजरते हुए रास्तों की निगरानी करते हैं। लड़का कहता है कि इंसान पहले से ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। जवाब में उसका साथी बोलता है कि इंसान बेवकूफ होते हैं और यही वजह है कि वे मौजूद हैं। काले बालों वाला डीमन पूरे लेक्चर को सुनते हुए बोर्ड सा दिखता है। ब्लॉन्ड डीमन फिर से चेतावनी देता है कि उसकी सोल नष्ट हो सकती है, लेकिन लड़के को इससे खास फर्क नहीं पड़ता। वापस वर्तमान में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो वो उन्हें चुप कैसे कराए। तभी चश्मा वाला दोस्त बोलता है कि अगर रीइंकार्नेशन सच होती तो कितना कूल होता। ये बात सुनकर लड़का गहरी सोच में डूब जाता है। उदास चेहरे के साथ दोस्त कहता है कि काश वो किसी दूसरी दुनिया में जाग पाता। उसी पल प्रोटैगनिस्ट को महसूस होता है कि उसे उस लड़के से दुख की गंध आ रही है। चलते हुए दोस्त कहता है कि उसे पता है रीइंकार्नेशन का कोई मतलब नहीं बनता। वो ये भी कहता है कि उसे समझ आ गया है कि सामने वाला कितना खुद को रोक रहा था। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को राहत मिलती है कि उसकी पहचान उजागर नहीं हुई। बड़ी सी स्माइल के साथ दोस्त फिर से स्कूल फाइट में दिखाई गई ताकत की तारीफ करता है। डीमन को एक इंसान से तारीफ मिलना अच्छा नहीं लगता और वो नाक भौं सिकोड़ लेता है। रात हो जाती है और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई देती है जहां हीरो रह रहा है। अपने कमरे में वो सोचता है कि इंसानों की गालियों से उसकी डिमोनिक एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी। अपने हाथ को देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसकी पावर तो काम नहीं करनी चाहिए थी। वो उलझा रहता है कि उस शरीर में वो एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जैसे उसे ये उम्मीद पहले से थी। घमंडी अंदाज में वो कहता है कि राविस बिंडा के लिए कोई लिमिट नहीं है, यही उसका असली नाम है। तभी अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठता है। वो दर्द से चीख पड़ता है और कमरे के फर्श पर तड़पने लगता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि पूरा कमरा उसके साथ कांपता हुआ लगता है। बिस्तर पर लेटे हुए उसे समझ आता है कि इंसानी शरीर उसकी डिमोनिक एनर्जी संभालने के लिए बहुत कमजोर है। दर्द से झूलते हुए वो बड़बड़ाता है कि एक दिन इंसान की तरह जीना ही इतना दर्दनाक और गुस्से से भरा है कि वो सो भी नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो गहरी नींद में खर्राटे लेने लगता है। रात जल्दी गुजर जाती है और नई सुबह हो जाती है। स्कूल में एक और दिन खत्म होता है और सूरज ढलने लगता है। चश्मा वाला दोस्त उसका धन्यवाद करता है क्योंकि अब कोई उन्हें परेशान नहीं करता। डीमन बड़बड़ाता है कि वो तो और लड़ना चाहता था ताकि अपनी ईविल एनर्जी को अच्छे से टेस्ट कर सके। उसी वक्त कोई उसका नाम पुकारता है और दोस्त तुरंत टेंस हो जाता है। काले बालों वाला लड़का मुड़कर देखता है और एक नया ग्रुप ऑफ बुलीज सामने आ जाता है। उनका लीडर पूछता है कि क्या उसी ने उसके भाई के साथ गड़बड़ की थी। वो शिकायत करता है कि वो अपने भाई की रक्षा कर रहा था और बदले में उसे ये बिट्रेयल मिला। दोस्त डर से कांपने लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत रहता है और ज्यादा इंसल्ट सुनकर डीमन एक्साइटेड हो जाता है और मान लेता है कि वही था। बुली उसे एक कोने में बुलाता है और वो खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जो किसी अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट जैसी लगती है। वहां बड़ा भाई छोटे को डांटता है कि वो एक वीकलिंग से कैसे पिट गया। छिपते हुए दोस्त पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए।
बुली लीडर आगे बढ़ता है और कहता है कि वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, वरना वो बुरा भाई लगेगा। वो प्रोटैगनिस्ट के माथे पर उंगली मारता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे ऐसा बनना सिखाया है। वह उकसाना जारी रखता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे दोस्तों को मारना सिखाया है। अंधेरी स्माइल के साथ लड़का जवाब देता है कि हाँ, बिल्कुल यही सिखाया है। बुली को यह जवाब चिढ़ा देता है और वो उसे ब्रैट कहता है। गुस्से में वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, जबकि लड़का हंसता हुआ लगता है, लेकिन वो बिना किसी मेहनत के वार रोक लेता है। उसकी आंख लाल चमकने लगती है और वो कहता है कि उसकी माँ की कर्सेस हमेशा मीठी लगती है। फिर वो बुली का हाथ जबरदस्त ताकत से मरोड़ देता है। बुली दर्द से चीखता है और उसके दोस्त बस खड़े देखते रहते हैं। लड़का डरावनी शांति से अपनी माँ को धन्यवाद देता है कि इंसानी जीभ में इतना जहर भर दिया गया है। एक जोरदार वार के साथ वो दुश्मन का सिर जमीन पर पटक देता है। फाइट के बीच भी उसके चेहरे पर पूरी शांति और फोकस रहता है। वो कहता है कि हिंसा सिर्फ शरीर को बांधती है, लेकिन सड़ी हुई आवाज सोल को खा जाती है, और वो बिना दया किए हमला जारी रखता है। लीडर को पिटते देखकर बाकी बुलीज गुस्से से भर जाते हैं। दूर खड़ा चश्मा वाला दोस्त पूरी तरह डरा हुआ सब देखता रहता है। बुली चिल्लाकर अपने दोस्तों को हमला करने को कहता है। काले बालों वाला लड़का समझ जाता है कि अब ग्रुप अटैक होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराता। उसकी आंख और तेज लाल चमकती है और वो कहता है कि ज्यादा लोगों से लड़ना और भी बेहतर है, क्योंकि ज्यादा बुराई के सामने ज्यादा ताकत इकट्ठा होती है। वो सब पर टूट पड़ता है और डीमन फुर्ती से पूरे ग्रुप को आसानी से हरा देता है। छिपा हुआ दोस्त डर से चीखता रहता है। फाइट पल भर में खत्म हो जाती है और हीरो की सुपीरियोरिटी साफ दिख जाती है। सबको गिराने के बाद वो थकी हुई हथेली को ढीला करता है और पीठ फेर कर लंबी सांस लेता है। गिरे हुए लीडर को देखते हुए वो कहता है कि ये फाइट बहुत रिफ्रेशिंग थी। वो अपने अंकल के बारे में सोचता है, जिसने इंसानों को हिंसा का गिफ्ट दिया था, और अब वो उसका कारण समझ चुका है। तभी स्पॉटलाइट में खड़ा चश्मा वाला क्लासमेट उसे धन्यवाद देता है और उसे उसके इंसानी नाम मिन्हो से बुलाता है। संतुष्ट स्माइल के साथ लड़का देखता है कि दूर से लाल आंखों वाली कोई चीज उसे देख रही है। वो चीज एक डरावना रैट निकलती है जो दीवार के छेद से बाहर आकर उसे घूरती है। उसकी लाल आंखें चमकती हैं और प्रोटैगनिस्ट की तरफ फोकस करती हैं, जिसका उसे पता भी नहीं चलता। जानवर के नजरिए से वो कहता है कि दिया गया काम पूरा हो चुका है और खुशी में हाथ उठा देता है। सीन बदलता है और एक अंधेरी जगह दिखाई देती है, जहां उसका अंकल एक हुडेड फिगर के साथ प्रोजेक्शन में सब देख रहा होता है। बड़ा डीमन एक नीले क्रीचर के सिर पर पैर रखे बैठा होता है, अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए। थ्रोन पर बैठा वो मुस्कुराकर कहता है कि लगता है उसके नेफ्यू ने गिफ्ट का मजा ले लिया है। हुडेड फिगर ब्लड माना स्टोन का जिक्र करता है, जो टैबू स्टोन की जगह उसकी आंख में डाला गया था, और लाल ग्लासेस दिखाई देती हैं। वो सोचता है कि ये यंग डीमन कब तक सह पाएगा। उधर इंसानी दुनिया में नारंगी आसमान के नीचे लड़का कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खड़ा नजर आता है। एक विशाल और डरावने कासल के ऊपर उड़ते हुए दृश्य की शुरुआत होती है। रात की खामोशी में एक गहरी अंधेरी हंसी गूंजती है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई इस सबका मजा ले रहा है। डीमन रेल में एक चाचा हैरानी से कहता है कि उसके भतीजे राविस ने सच में पूरी हिल्ट फैमिली को मिटा दिया। उसके पास खड़ा हुड पहने शख्स जोड़ता है कि वो लड़का जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। चाचा सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन उसके भतीजे की जिद तोड़ पाएगा, और गामुडेर को बेरहम कहता है कि उसने उसे वहां भेज दिया। इस पर गामुडेर जवाब देता है कि ऐसे खतरनाक लड़के से निपटने का एक ही तरीका है, ताकत के जरिए उसे झुकाना। बूढ़ा डीमन कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड भयानक अपराधियों की जगह है और वहां उस लड़के के लिए ढलना आसान नहीं होगा। उसे याद आता है कि कैसे वो लड़का बहुत जल्दी बड़ा हो गया और मुसीबतें खड़ी करने लगा था। मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी गेमामुडेर पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने अपने भतीजे को मैजिक ब्लडस्टोन तोहफे में दिया था। गमुदेर लॉर्ड बार्किन से कहता है कि वो उन सिनर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है जो ह्यूमन रेल में गए थे। शातिब में मुस्कान के साथ राविस का चाचा अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि दिखाओ ये लोग कौन हैं। हुड पहना सर्वेंट अपने हाथ से पर्पल ऑरा के साथ स्पेल करने लगता है। जमीन से डार्क एनर्जी फूट पड़ती है और वो बताता है कि चूंकि उसका भतीजा ह्यूमन वर्ल्ड में है, इसलिए उसे अब तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब वो लड़का उन अजीब और डरावने चेहरों का सामना करेगा जो उसके सर्वेंट की ताकत से प्रकट हो रहे हैं। यह देखते ही प्रोटैगनिस्ट का चाचा अपने थ्रोन से उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आसपास तैर रही डार्क एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। दोनों डीमंस अपनी ताकत मिलाते हैं और कमरे के बीचों बीच डार्क एनर्जी का एक विशाल गोला बन जाता है। बूढ़ा डीमन उस ताकत को शुद्ध बुराई भरी नजरों से देखता है। ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ लौटते हुए चाचा कहता है कि वो बेसब्री से देखना चाहता है कि उसका भतीजा राविस आगे क्या करेगा। वो चेतावनी देता है कि लड़का अब असली अंधकार का सामना करने वाला है। इसके बाद सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां चश्मा पहने दोस्त एक तीखे खाने के बाउल को देखकर घबरा रहा होता है। वो प्रोटैगनिस्ट की तारीफ करता है और कहता है कि जो हुआ वो कमाल का था, बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा। डीमन तीखा खाना खाता है और उसकी आंखों से पसीना निकलने लगता है, लेकिन वो रोने से इनकार कर देता है।
दोस्त कहता है कि इसीलिए उसने बिगिनर लेवल की स्पाइसीनेस सुझाई थी। तभी अचानक टेबल पर रखे दोस्त के फोन की रिंग बजने लगती है और उनकी बात बीच में रुक जाती है। वो देखता है कि कॉल जिंगजे नाम की लड़की की है और उसके चेहरे पर घबराहट फैल जाती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या हुआ और वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। हकलाते हुए चश्मा वाला लड़का बहाना बनाता है कि उसे एक ज़रूरी कॉल आ गया है और उसे जाना पड़ेगा। वो जल्दी से गुड बाय कहता है और चला जाता है, सारे खाने के साथ प्रोटैगनिस्ट को अकेला छोड़कर। चश्मा वाला दोस्त पसीना बहाते हुए घबराहट में भाग जाता है और प्रोटैगनिस्ट शांति से बैठा खाना खाता रहता है। अकेला पड़ा वो लड़का उलझन में तीखा खाना चबाता रहता है। इसके बाद सीन बदलकर शहर की एक अंधेरी सुनसान गली में पहुंचती है। वहां एक मेटल डोर दिखता है जो किसी बेहद संदिग्ध जगह की तरफ जाता लगता है। अंदर ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ एक शख्स डरावनी दिखने वाली टैटू मशीन पकड़े होता है। पता चलता है कि एक टैटू आर्टिस्ट जबरदस्ती एक आदमी पर निशान बना रही है और चेतावनी देती है कि हिला तो उसे दर्द होगा। पास की दीवार पर उन लोगों की फोटोज लगी होती हैं जिन्हें कर्ज न चुकाने पर यही निशान दिया गया था। संतुष्ट स्माइल के साथ वो औरत कहती है कि काम पूरा हो गया है। चेयर पर पड़ा आदमी भयानक दर्द में तड़प रहा होता है और वो कहती है कि उसके माथे का टैटू अच्छे से बैठ गया है, उसकी स्किन अच्छी है। तभी एक आवाज़ आती है कि जिसे वो इंतजार कर रही थी उसे ले आए हैं। टैटू आर्टिस्ट जी दरवाजे की तरफ मुड़ती है। अंदर प्रोटैगनिस्ट का दोस्त घसीटते हुए लाया जाता है। वो पूरी तरह डरा हुआ होता है। जी देरी की शिकायत करती है और स्टूडेंट जिसका नाम सोन है को पास बुलाती है। अचानक एक तेज लाइट जलाई जाती है जिससे चेयर पर टैटू वाला आदमी साफ दिखने लगता है। जी चश्मा वाले लड़के का चेहरा पकड़कर जबरदस्ती उस आदमी की तरफ देखवाती है और पूछती है कि क्या उसे माथे का निशान पता है। वो बताती है कि ये निशान पेटी थीफ का है और कान में फुसफुसाकर कहती है कि ये आदमी पैसे न लौटाने की सजा भुगत रहा है। तभी उसके पीछे एक डिमोनिक आई उभर आता है और वो सोन से पूछती है कि उनका वादा कैसा चल रहा है। लड़का डर से जम जाता है और हकलाने लगता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाता और पसीने से भीग जाता है। आखिरकार वो कहता है कि कुछ पेस्ट्स बार बार आकर उसकी प्लान्स खराब कर रहे हैं। औरत उसे जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में पूछती है कि क्या उसे ये मजाक लग रहा है। दो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वो शिकायत करती है कि वो बहुत धीरे समझता है। एक गुंडा उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ता है और लड़का कांप उठता है। जी मशीन को उसके हाथ के पास लाकर पूछती है कि क्या उसे समझाने के लिए उसकी स्किन पर भी निशान बनाना पड़ेगा। डर के मारे स्टूडेंट चिल्लाता है और रोकने की भीख मांगता है। शातिर मुस्कान के साथ औरत लिम्सन से कहती है कि ध्यान से सुने, ये आखिरी मौका है। वो उस आदमी की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि क्या वो भी ऐसा ही बनना चाहता है। उसके चेहरे के बहुत करीब आकर वो कहती है कि समझौते के मुताबिक सब जल्दी तैयार करे। सीन बदलकर तारों भरे आसमान में चला जाता है जिससे पता चलता है कि रात काफी हो चुकी है। अपने कमरे में चश्मा वाला लड़का देर रात कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। कीबोर्ड पर हाथ रखे वो सोचता है कि क्या जो उसने शुरू किया है उसे खत्म करना ठीक है। वो मुट्ठियां भींच लेता है जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो। उसे लगता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो जी उसे बहुत बुरी तरह खत्म कर देगी। शहर के दूसरे हिस्से में प्रोटैगनिस्ट की अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखती है। प्रोटैगनिस्ट पेट में तेज दर्द के साथ जागता है और सोचता है कि क्या ये फिजिकल रेजिस्टेंस है। वो शिकायत करता है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और छोटी सी लड़ाई में ही टूटने जैसा लग रहा है। गुस्से में वो अपनी शर्ट फेंक देता है और ह्यूमन बॉडी को कमजोर और बेकार कोसता है। वो पुशअप्स करना शुरू करता है और कहता है कि राविस बिंडा इतनी छोटी चीज से नहीं हिलेगा। वो एक्सरसाइज जारी रखता है और कसम खाता है कि इस कमजोर शरीर को किसी भी हालत में ठीक करेगा। पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है कि कोई भी दर्द उसे थकान के आगे झुकने पर मजबूर नहीं करेगा। अगले दिन आसमान साफ और धूप वाला होता है, एक नई सुबह की शुरुआत। सीन स्कूल में पहुंचती है जहां स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हॉलवे में चश्मा वाला दोस्त अकेला खड़ा होता है, बहुत परेशान दिखता है। उसके हाथ में एक छोटा डिवाइस होता है जो उसकी बेचैनी की वजह लगता है। वो डरते हुए उस डिवाइस को देखता है और ऐप के बारे में सोचता है जिसे उसे इस्तेमाल करना है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट की छवि उसे सताती है और उसे सब तैयार करने का आदेश याद आता है। वो हॉलवे में जर बना खड़ा रहता है, फैसला नहीं कर पाता। वो मुट्ठी भींच कर सोचता है कि अब क्या करे। तभी पीछे से प्रोटैगनिस्ट उसके कंधे को छूता है और चश्मा वाला लड़का डर से उछल पड़ता है। डीमन उससे पूछता है कि क्या हुआ और वो इतना डर क्यों गया। लड़का अभी भी घबराया हुआ पसीने में डूबा रहता है। उस पल वो सोचता है कि क्या मिनो से मदद मांगे, लेकिन तुरंत इस ख्याल को छोड़ देता है। वो तय करता है कि वो अपने दोस्त को इसमें नहीं घसीटेगा। उसे लगता है कि चाहे उसका दोस्त कितना भी ताकतवर हो, जिंजी से जुड़ना खतरनाक है। तभी अचानक एक लाल बालों वाली लड़की उनसे टकरा जाती है। प्रोटैगनिस्ट को एक जाना पहचाना सेंट महसूस होता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने ये खुशबू पहले कहीं सूंघी है। चश्मा वाला दोस्त लड़की का नाम चिल्लाता है और आसपास के स्टूडेंट्स डर के मारे रुक जाते हैं। लड़की जवाब नहीं देती तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो बीमार है।
अचानक लड़की खांसती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें पलट जाती हैं और नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर चश्मा वाला लड़का एक अदृश्य ताकत से पीछे फेंका जाता है। अपनी डिमोनिक आई एक्टिवेट करते हुए प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि लड़की से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। तभी एक बड़ा लड़का दौड़ता हुआ आता है और उसका नाम चिल्लाता है। वो लड़की को पीठ पर उठाकर नर्स के पास ले जाने लगता है, लेकिन लड़की जंगली जानवर की तरह उसके कंधे को काट लेती है। जाते वक्त प्रोटैगनिस्ट की नज़र उस लड़की के हाथ पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। उसकी बांह पर एक क्रेस्ट का टैटू होता है जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। वो हिल्ट फैमिली का सिंबल पहचान लेता है और सोचता है कि एक इंसान के शरीर पर यह निशान क्यों है। उसकी लाल आंख चमकती है और वो तय करता है कि इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। सीन रात के हॉस्पिटल में बदल जाती है। कॉरिडोर में पुलिस यूनिफॉर्म पहनी एक औरत बैठी होती है। प्रोटैगनिस्ट कमरे में जाने ही वाला होता है कि वो उसे रोक लेती है। वो पूछती है कि क्या वो पेशेंट का दोस्त है और कहती है कि अंदर जाना मना है, उसे आराम चाहिए। तभी हुड पहना युवक डरावनी नज़र से उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंख लाल चमकती है और वो कहता है कि वो उसे भूलने का आदेश देता है। तुरंत उस औरत की आंखें चमकने लगती हैं और डीमन की पावर असर दिखाने लगती है। स्पेल लगते ही वो जड़ हो जाती है। वो वहीं बैठी रहती है जैसे होश में ही ना हो। प्रोटैगनिस्ट कॉरिडोर में उसे छोड़कर कमरे में दाखिल होता है और सोचता है कि ये एबिलिटी कम डिमोनिक पावर में काम कर जाती है, लेकिन असर अस्थायी है। कमरे के अंदर लाल बालों वाली स्टूडेंट जागी हुई होती है, थकी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसे देखकर वो पूछती है कि वो कौन है और उसके कमरे में क्या कर रहा है। गहरी आवाज में डीमन सवाल को नजरअंदाज करता है और पूछता है कि वो असल में कौन है। लड़की चिढ़ जाती है और गुस्से में इस जबरन घुसपैठ का कारण पूछती है। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ता है और उसकी कलाई को जोर से पकड़कर उसे हिलने से रोक देता है। दर्द में लड़की चिल्लाती है और उसे गालियां देती है। उसकी लाल आंख चमकती है और वो ठंडे भावहीन चेहरे से उसे घूरता है। वो उसका हाथ उठाकर पूछता है कि एक इंसान के शरीर पर हिल्ट फैमिली का सिंबल क्यों है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि वो बेकार की बातें कर रहा है। तभी डरावनी पर्पल ऑरा के साथ वो चेतावनी देता है कि अगर और दर्द से बचना है तो सच बता दे। उसकी आंख तेज चमकती है और वो उसकी असली पहचान जानना चाहता है। दबाव से डरकर लड़की कांपने लगती है, पसीना बहने लगता है और वो समझ नहीं पाती कि क्या कहे। डर से हकलाते हुए वो सामने खड़े डीमन को सब समझाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके पीछे एक अंधेरी आकृति उभर आती है और लड़की के मन में सवाल उठता है कि क्या ये भी कोई डीमन है। एज पर योर रिक्वेस्ट, हियर इज द स्क्रिप्ट वर्ड फॉर वर्ड एग्जैक्टली एज प्रोवाइडेड। अस्पताल के कमरे में प्रोटैगनिस्ट उस लड़की के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में साफ धमकी होती है और वो उससे कहता है कि जो भी जानती है सब उगल दे। लड़की बुरी तरह डर जाती है और चीखते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। बार बार जय हे का नाम पुकारने लगती है। कुछ देर बाद वो टूट जाती है और बताती है कि गैंग में शामिल होने के लिए उसे टैटू बनवाना पड़ा था और बदले में उसे कुछ पिल्स मिलती थी। इतना सुनते ही हुडेड यंग मैन अचानक उसकी कलाई पकड़ लेता है। उसी पल उसे लड़की से आती हुई एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि यह खुशबू जानी पहचानी है, क्योंकि उसने ये गंध पहले डीमन रेल में जरूर सूंघी थी। दृश्य डीमन रेल में बदल जाता है। वहां राविस नाम का एक युवा डीमन दीवार पर लगी मशाल जला देता है। ऊपर से एक गोलाकार टावर दिखाई देता है और कोई पूछता है कि ये छोटा डीमन कहाँ जा रहा है। तभी डार्क सनग्लासेस पहने दूसरा डीमन उसे चेतावनी देता है कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन छोटा डीमन उसे बोरियत भरी नजर से देखता है, जैसे चेतावनी की कोई परवाह ही न हो। लाल सींग वाला लड़का मॉकिंग स्माइल के साथ अपने साथी को कायर कह देता है। चश्मा पहना डीमन ये सुनकर चिढ़ जाता है और शर्मिंदा भी हो जाता है। वो सफाई देता है कि वो डरपोक नहीं है, बस सजा नहीं चाहता। राविस उसे जाने को कहता है, लेकिन ब्लॉन्ड डीमन मना कर देता है और कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना वो फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। घबराए हुए चश्मे वाला दोस्त पूछता है कि वे इस खतरनाक जगह में आखिर कितनी दूर तक जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक अंधेरी कॉरिडोर में पहुंचते हैं जो पुरानी चीजों से भरी होती है। हरे बालों वाला डीमन अपने दोस्त को पुकारता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है। दूसरा लड़का कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है और साफ साफ बताने को कहता है। तभी चश्मे वाला डीमन उन आंखों की कहानी सुनाने लगता है जो अपनी ही स्पीसीज से आगे निकल जाती हैं। वो बताता है कि उसने ऐसे बींग्स की आंखें खत्म होने के 2 तरीके सुने हैं। पहला, बहुत तेज रोशनी जो आंखों को अंधा कर देती है। दूसरा, पूरी तरह अंधेरा जो आंखों को धीरे धीरे बेकार कर देता है। अचानक चश्मे वाला डीमन सबको चुप रहने को कहता है और किसी संदिग्ध आवाज को सुनने लगता है। राविस भी इशारा करता है कि शांत रहो, क्योंकि उसे भी पास में कुछ महसूस हुआ है। तभी दीवार की एक दरार से एक हाथ बाहर निकलता है जिसमें चमकता हुआ पर्पल फ्लावर होता है। दोनों लड़के डरकर छिप जाते हैं और सोचते हैं कि ये आखिर क्या चीज है। छोटा डीमन उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि ये खतरनाक हो सकता है। अगले ही पल उस रहस्यमयी पर्पल फ्लावर का क्लोजअप दिखता है, पतली डंडी के साथ तेज चमकता हुआ। फिर उन्हें फर्श पर एक लाश दिखती है।
ब्लॉन्ड डीमन उसे पहचान लेता है, वो जेरेमी हिल का होता है। उसके हालात देखकर वे समझ जाते हैं कि वो पहले ही मर चुका है। जेरेमी के शरीर के पास जाते ही दिखता है कि उसकी आंखों और सीने पर वही फूल उगे हुए हैं। राविस एक फूल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त चिल्लाकर उसे रोक देता है। फिर भी जब वो फूल तोड़ता है तो उससे एक तेज और बेहद घिनौनी बदबू आती है। उसका दोस्त घबरा जाता है। हरे बालों वाले डीमन के चेहरे पर शुद्ध डर दिखाई देता है। वह बताता है कि ये लेजेंडरी और बेहद खतरनाक नोइंग फ्लावर है। उसी समय लाल चमकती आंखों वाला एक डार्क क्रीचर प्रकट होता है और कहता है कि वो इसका इंतजार कर रहा था। दृश्य वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। रात में इमारतें दिखती हैं और प्रोटैगनिस्ट शहर की एक सुनसान अंधेरी गली में अकेले चलता हुआ दिखाई देता है। वो आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचता है, जो तथाकथित जिंजी की टैटू शॉप होती है। हुडेड यंग मैन सब कड़ियां जोड़ता है और सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। दूसरी तरफ एक इमारत के हॉलवे में इमरजेंसी एग्जिट का साइन दिखता है। कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि बॉस एक स्टूडेंट के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। टैटूड ब्लॉन्ड आदमी हाथ में नीली कैंडी लिए पूछता है कि क्या अब हाईटेक चीजें इस्तेमाल होंगी। वो बताता है कि ये ब्लू रिबन है जो बॉस यंग मू ने नया बनाया है। एक दोस्त उसे साइड इफेक्ट्स के लिए सावधान करता है, लेकिन ब्लॉन्ड आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अच्छा महसूस करना चाहता है। तभी प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंच जाता है। हुडिड फिगर उस गंध को और ब्लॉन्ड आदमी की गर्दन पर बने टैटू को पहचान लेता है, हिल्गा क्रेस्ट। ब्लॉन्ड आदमी नशे में डूबा सा लगता है, जबकि उसका साथी उसे चिंता भरी नजर से देख रहा होता है। हुडिड यंग मैन उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अपने टैटूज जिंजी से बनवाए हैं। एक गैंग मेंबर मजाक उड़ाते हुए आगे आता है और पूछता है कि क्या वो टैटू आर्टिस्ट का दोस्त है। वह अग्रेसिवली प्रोटैगनिस्ट का चेहरा पकड़ लेता है और रिस्पेक्ट मांगता है। उसी पल हीरो की आंख तेज लाल रंग में चमक उठती है। अचानक ब्लॉन्ड आदमी की उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ने लगती हैं, लेकिन एक तेज हरकत में हुडेड फिगर उसका हाथ तोड़ देता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। बाकी लोग सदमे में रह जाते हैं। ब्लॉन्ड आदमी फर्श पर पड़ा होता है, पूरी तरह हारा हुआ। उसके दोस्त यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया। दूसरा गैंग मेंबर गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि हुडी वाला किसने भेजा है। बिना कुछ बोले हीरो सीधे उसके चेहरे पर घूंसा मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेहद तेज रफ्तार से वो वार करता है और सामने वाले की नाक तोड़ देता है। तीसरा हेंचमैन, जो सूट में होता है, अपने साथियों को गिरते देखकर डर से चीख उठता है। दो लोग जमीन पर पड़े होते हैं और आखिरी आदमी चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट अब खत्म है, लेकिन हीरो को कोई परवाह नहीं होती। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है और बचाव का मौका दिए बिना एक जोरदार पंच मारकर लड़ाई खत्म कर देता है। सभी हेंचमैन फर्श पर पड़े होते हैं और प्रोटैगनिस्ट हॉलवे के बीच खड़ा होता है। तभी पीछे से आखिरी दुश्मन नाइफ लेकर सरप्राइज अटैक करने आता है। अपनी तेज सेंसेस से हुडेड यंग मैन खतरा भांप लेता है और आखिरी पल में बच जाता है। पलटकर वो सटीक किक सीधे चेहरे पर मारता है और उसे भी गिरा देता है। सबको न्यूट्रलाइज करने के बाद वो एक गिरे हुए आदमी के पास जाता है और डरावनी नजर से पूछता है कि जिंगजे ही नाम का टैटू आर्टिस्ट कहाँ है। सबसे पहले हारा ब्लॉन्ड आदमी अपने हेंचमैन को इंट्रूडर को खत्म करने का आदेश देता है। अचानक उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो हीरो को मारने की कसम खाता है। हुडेड फिगर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सामने वाले की डिमोनिक एनर्जी अचानक बहुत बढ़ती हुई महसूस होती है। एक जंगली चीख के साथ पोजेस्ड ब्लॉन्ड बेकाबू होकर हमला करता है। प्रोटैगनिस्ट उसके मूवमेंट्स में बदलाव देखता है और सोचता है कि शायद उस सब्सटेंस ने उसकी एबिलिटीज बढ़ा दी हैं। एक ही पल में दुश्मन उसके पैर पर जोर से पैर पटकता है। इस सरप्राइज अटैक से हुडी वाला संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। मौका देखकर बदला हुआ ब्लॉन्ड आदमी हवा में उछलता है और आखिरी खतरनाक हमला करने की तैयारी करता है। वह डिमोनिक एनर्जी से भरा पंच सीधे गिरे हुए प्रोटैगनिस्ट की तरफ भेजता है, लेकिन हुडेड फिगर डरता नहीं है और पूरी गंभीरता से सामने वाले हमले का सामना करता है। उसकी लाल आंख तेज चमकने लगती है, ये दिखाते हुए कि वो पूरी ताकत से पलटवार के लिए तैयार है। इसके बाद दृश्य रात के आसमान में बदल जाता है, जहां बिजली के खंभे और तार दिखाई देते हैं। कहीं और एक युवा आदमी माफी मांगता है और कहता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। सोफा पर लेटा बॉस शिकायत करता है कि वो ये बहाना पहले भी सुन चुका है और उसे नतीजे चाहिए। तभी एक हेंचमैन बताता है कि उन्होंने उस ट्रेटर को पकड़ लिया है जो ब्लू रिबन की सप्लाई घुमा रहा था। पकड़ा गया आदमी डर से कांपने लगता है और चीख कर कहता है कि उससे गलती हो गई। वो अपनी जान की भीख मांगता है और एक और मौका मांगता है। बॉस और उसके लोग चुपचाप उसकी हालत देखते रहते हैं। ग्रुप लीडर घूमकर फूलदान में रखे ब्लू रोजेस का गुलदस्ता उठा लेता है। उसके हाथ में फूल मुरझा जाते हैं और तेज खतरनाक चीज में बदल जाते हैं। ट्रेटर ये अजीब नजारा देखकर पसीने से तर हो जाता है। वो रोते हुए दया की भीख मांगता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे एहसास हो जाता है कि उसका अंत पास है और वो डर से चीखने लगता है। पर्पल हेयर वाला बॉस बदले हुए फूल को उठाता है, जो अब पर्पल एनर्जी से चमक रहा होता है। एक ही झटके में वो फूल से घुटनों पर बैठे आदमी को सजा देता है। प्रिजनर रिथ दर्द से चीखता हुआ फर्श पर तड़पता है।
पास खड़ा यंग प्रोग्रामर उदासी और सदमे में ये सब देखता रहता है। इतना सब होने के बाद भी आदमी मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बॉस उसकी चीखों को अनदेखा करता है और आखिरी बार के लिए फूल थामे रहता है। दीवार पर आदमी की परछाई दिखती है और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। प्रिजनर आखिरी बार दर्द से चीखता है और फिर जमीन पर ढेर हो जाता है। काम खत्म करने के बाद लीडर अपने लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ सेकंड चांस नहीं मिलता। वो साफ कहता है कि उसे उम्मीद है सबने मैसेज समझ लिया होगा। यंग प्रोग्रामर डर और बेबसी के साथ चुप खड़ा रहता है। बॉस उसे घूर कर पूछता है कि क्या उसे बात समझ आ गई है। ठंडी नजर से वो कहता है कि बहाने बंद करो और ऐप जल्दी लेकर आओ। काले बालों वाला लड़का हकलाते हुए हामी भरता है और कहता है कि उसने ऑर्डर समझ लिया है। दृश्य रात के शहर पर कट हो जाता है, जहां आसमान और इमारतें दिखती हैं और फिर जय दिखाई देता है। जय परेशान हालत में सड़क पर चलता है और सोचता है कि वो भी मुसीबत में फंसने वाला है। हताश होकर वो फोन निकालता है और लिमान को कॉल करने की कोशिश करता है, उससे जवाब देने की गुहार लगाता है। कहीं और अंधेरे कमरे में मेज पर रखा फोन बजने लगता है। हरे बालों वाला लड़का अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और कॉल नोटिस करता है। चश्मा पहना लड़का हैरान होता है और थोड़ा झिझकता है। कुछ पल बाद वो कॉल उठा लेता है और कांपती आवाज में शाइसा हेलो बोलता है। दूसरी तरफ गैंग का वही ब्लॉन्ड आदमी होता है, बुरी तरह पिटा हुआ और जबरदस्ती बात करने पर मजबूर। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वहां के लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। चश्मा पहना लड़का पूरी तरह उलझ जाता है और समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। हुडेड यंग मैन सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या वो जिंजी नाम के किसी आदमी को जानता है। जैसे ही वो ये बताता है कि उसे पता है कि प्रोग्रामर का फोन पहले सोन ने उठाया था, दूसरी तरफ लाइन पर लड़का पूरी तरह शॉक में चला जाता है और पूछता है कि उसे जय ही के बारे में कैसे पता। हीरो शांति से बताता है कि उसने स्क्रीन पर नाम देखा था और फिर पूछता है कि क्या उसे पता है कि प्रोग्रामर कहाँ रहता है। सिंपन के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उन लोगों ने जी पर भी हाथ तो नहीं डाला। फोन पर हीरो बताता है कि वो अभी टैटू शॉप पर है और जी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं है। हुडी पहना हुआ लड़का सामने वाले की प्रतिक्रिया से थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अचानक उसके रास्ते में बड़ी बड़ी आंखों वाला एक छोटा सा सफेद जानवर आ जाता है। दूसरी तरफ कॉल पर शाइन घबरा कर मिन से कहता है कि वो इसमें शामिल ना हो और बताता है कि वो खुद आ रहा है। तभी अचानक कॉल कट जाती है और हुडी वाला लड़का पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। कॉल खत्म होते ही वो फोन नीचे करता है और सोच में डूबकर स्क्रीन को देखने लगता है। तभी उसका ध्यान फर्श पर घंटी से खेल रहे उस छोटे सफेद जानवर पर चला जाता है। जैसे ही उस छोटे जीव को एहसास होता है कि हुडी वाला लड़का उसे देख रहा है, वो डर के मारे उछल जाता है। हीरो उसे फबोल कहकर बात करने की कोशिश करता है। बिना किसी हिचक के वो डरा हुआ सा बिल्ली का बच्चा उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है ताकि पास से पूछताछ कर सके। उसे पकड़कर वो पूछता है कि क्या उसे उसकी बात समझ आ रही है और जवाब में बस एक मियाओ सुनाई देता है। उसकी आंख लाल चमकने लगती है और वो सख्ती से कहता है कि इंसानों की तरह बात कर। तभी वो बिल्ली चीख पड़ती है। पूरी तरह डरी हुई वो छोटी सी जानवर जोर से चिल्लाकर कहती है, यस सर आई अंडरस्टैंड। उसे याद आता है कि पिछली बार चूहा था, कल चमगादड़ था और आज बिल्ली है। हाथ बांधकर हुडी वाला लड़का पूछता है कि आखिर ये चीज है क्या। वो प्राणी बताता है कि वो डीमन रेल्म से भेजा गया एक मॉनिटर है जो कैदियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। वो जानवर बताता है कि वो लॉर्ड रविस को देख रहा था और हीरो के मन में सवाल उठता है कि क्या वो सच में डीमन है। मॉनिटर खुद हैरान होता है कि वो पकड़ा कैसे गया। लड़का बस इतना कहता है कि वो जरूरत से ज्यादा ध्यान खींचता है। ऊपर से वो 2 पैरों पर चल रहा है। ये सुनते ही मॉनिटर घबरा जाता है। बोरियत भरे चेहरे के साथ हुडी वाला लड़का कहता है कि अब और सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं। उसकी आंख और तेज लाल चमकने लगती है और वो मांग करता है कि उसका मास्टर सामने आए। उसी पल उस छोटी बिल्ली की आंख भी गहरे लाल रंग में चमकने लगती है। दृश्य बदलता है और एक शानदार ऑफिस में बैम्बी दिखाई देता है जो कहता है कि ये तो काफी जल्दी हो गया। हीरो पूछता है कि क्या ये सब उसी की चाल है, लेकिन सामने वाला नाराज होने का नाटक करता है। हुडी वाला लड़का हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से पूछता है कि इस बार वो क्या साजिश रच रहा है। चश्मा लगाए डीमन अनजान बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने क्या किया। हीरो को खेल पसंद नहीं आता और वो सीधा सवाल बदल देता है। वो मॉनिटर से पूछता है कि क्या कोई कैदी ह्यूमन वर्ल्ड में डिमोनिक पावर इस्तेमाल कर सकता है। छोटा जानवर जवाब देता है कि हर नियम के 2 एक्सेप्शन होते हैं। उसका दोस्त कहता है कि वो जल्द ही जवाब खुद देख लेगा और पूछता है कि क्या कुछ और है। रविस को नॉइंग फ्लावर याद आता है और वो कहता है कि उसकी गंध इस दुनिया में भी बहुत तेज है। वो याद करता है कि बैम्बी ने भी उस फ्लावर की गंध महसूस की थी जो डीमन रेल्म में फॉरबिडन है। ब्लॉन्ड वाला मानता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता है कि हिल्ट फैमिली ह्यूमन वर्ल्ड में फैल चुकी है। हीरो गुस्से में कहता है कि ये सब हिल्ट फैमिली की गलती है और उनकी ताकत पर सवाल उठाता है। चश्मा लगाए दोस्त हल्की मॉकिंग हंसी हंसता है और रावाइस का नाम लेता है।
वो कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड अब साजिशों का बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है और जहरीली मुस्कान के साथ बोलता है कि जब उसका दोस्त वहाँ है तो उसे सब साफ कर देना चाहिए। मॉनिटर ये बात रिले करता है और हीरो हैरान रह जाता है, समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। छोटा जानवर बैम्बी से समझाने को कहता है। मासूम चेहरा बनाकर वो बस एक उलझा हुआ सा म्याऊं करता है। हीरो झुंझलाया हुआ दिखता है, उसकी आंख डरावनी लाल चमक रही होती है। तभी दृश्य रात के आसमान पर कट हो जाता है और कहीं कोई झुंझला कर गाली देता है। दिखाया जाता है कि कहानी रात के वक्त एक बड़े शहर में चल रही है। थोड़ी देर बाद बिखरे बालों वाला एक लड़का फोन पर किसी से संपर्क न होने की शिकायत करता है। गुस्से में वो सोचता है कि लिमन पागल हो गया है जो फोन नहीं उठा रहा। वो फोन को देखते हुए बड़बड़ाता है कि ये पूरी हालत बहुत परेशान करने वाली है। आखिरकार कॉल लगती है और वो चेतावनी देता है कि लिम्सन अब पूरी तरह फंस चुका है। दृश्य बदलता है और लिम्सन शांति से कंप्यूटर पर खेलते हुए कॉल उठाता है। फोन पर आवाज आती है कि वे उस बदनसीब साइन को हंट करने जा रहे हैं। फिर दृश्य बदलकर आसमान पर फोकस करता है। वापस मेन कैरेक्टर के पास वो उस मॉनिटर से सवाल करता है जो असल में वही बिल्ली होती है और वो मानती है कि उसे नियमित तौर पर जानकारी मिलती है। हीरो आदेश देता है कि वो अपने असली रूप में लौट आए। जानवर घबरा जाता है। डरावनी नजर से वो पूछता है कि क्या उसे जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म करवाना पड़े। डर के मारे वो चमकने लगती है और रूप बदलने लगता है। रोशनी खत्म होते ही वहां सींगों वाली नीले बालों की लड़की खड़ी होती है। वो धीरे से उसके सामने उतरती है और हीरो उसे देखता है। वो सोचता है कि उसका रूप काफी कमजोर है, लेकिन मानता है कि उसे भेजने की कोई वजह जरूर होगी। वो उससे नाम पूछता है। लड़की शर्माते हुए कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है। हीरो उसे एक नाम देता है, स्ट्रीट। लड़की भावुक आंखों से वही नाम दोहराती है, पहली बार नाम मिलने की खुशी में। वह राववाइस को धन्यवाद देती है। वो उससे कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जो भी जानती है सब बता दे। दृश्य शहर के एक और हिस्से में कट होता है जहां रात काफी चहल पहल वाली है। एक जवान लड़का हांफता हुआ भाग रहा होता है, सोचते हुए कि उसकी वजह से उसका दोस्त मिन खतरे में है। वो हाथ में फूलों का बुके और एक ट्रॉफी लिए भाग रहा होता है। पास से देखने पर पता चलता है कि वो ऐप चैलेंज का अवार्ड है लिम्सन के नाम पर। साफ हो जाता है कि यही वो लिम्सन है जिसे ढूंढा जा रहा था। अचानक वो रुक जाता है क्योंकि एक वैन के सामने उसे लोगों ने घेर लिया होता है। उनमें से एक कहता है कि उसने सुना है प्राइज मनी 50 मिलियन है। लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि लड़का एक कीमती एसेट है, फिर अपने लोगों को उसे पकड़ने का इशारा करता है। जवान डेवलपर डर से जड़ हो जाता है। डर के मारे वो चिल्लाता है और फूलों का बुके हाथ से गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो वैन के अंदर होता है, चारों तरफ वही लोग। उनमें से एक कहता है कि कांपने की जरूरत नहीं, ये बस बिजनेस डील है। वे 50 मिलियन वाला ब्रीफकेस दिखाते हैं और ऐप सौंपने को कहते हैं। यंग शान कहता है कि उसने ये प्रोग्राम बेचने के लिए नहीं बनाया था। पर्पल हेयर वाला आदमी चुपचाप उसे देखता रहता है, जैसे जवाब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो बस कहता है कि ये लड़के की राय है। लिम्सन पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है, लेकिन फिर वो दांत बींचता है जैसे कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो जिंजी से मिलने से पहले अपने दोस्त को रोकने भाग रहा था। जल्दबाजी में वो सड़क पर किसी से टकरा जाता है और बिना देखे माफी मांग लेता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है पूरी तरह शॉक में आ जाता है। सामने वही ग्रुप खड़ा होता है जो ऐप की वजह से उसे ढूंढ रहा था। डर से वो वहीं जम जाता है। लोग उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक उसका पूरा नाम लेकर बुलाता है। गैंग लीडर जहरीली मुस्कान के साथ कहता है कि अब ये लड़का पूरी तरह खत्म हो चुका है। सीन वापस वर्तमान में आता है। एक चीख गूंजती है। हम देखते हैं कि एक जवान लड़के को जोर से जमीन पर फेंक दिया जाता है। उसे साफ शब्दों में बताया जाता है कि अब उसका सिर्फ एक ही काम है, उसी जगह बैठकर ऐप को मैनेज करना। बेहद घबराया हुआ वो यंग प्रोग्रामर उनसे 1 सेकंड रुकने की गुहार लगाता है, लेकिन वे ठंडे लहजे में चेतावनी देते हैं कि बाहर से उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अंधेरे कमरे में वो लड़का अकेला जमीन पर पड़ा रह जाता है। टूटा हुआ सा वो खुद से बुदबुदाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बाहर खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो पूरी तरह लूजर लग रहा है। वे ये भी कहते हैं कि उसने जिस ऐप को बनाया है उसका नाम है आई एम हियर। एक हेंचमैन सवाल उठाता है कि ऐसे नाम वाला ऐप आखिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बन सकता है। उसी वक्त हम एक चश्मा पहने युवक को कंप्यूटर पर देखते हैं। उसे भी लगता है कि नाम वाकई बहुत खराब है। स्क्रीन पर एक ऐप का लोगो दिखता है। उसका नाम है IDR। लोगो काफी सिंपल होता है। एक सर्कल के अंदर 2 फिगर्स बने होते हैं। कहीं और पर्पल हेयर वाला आदमी अपनी टीम के पास आता है। वो पूछता है कि सब कुछ रेडी है या नहीं। वो बताता है कि लिम शॉन ने जो किया है वही ब्लू रिबन प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है। उनकी योजना है बायो डेटा हासिल करके मार्केट को जैसे चाहें वैसे मैनिपुलेट करना। उनका सबसे बड़ा हथियार होगा ऐप का रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग फीचर। एक सबऑर्डिनेट उत्साहित होकर पूछता है, क्या अब हम ब्लू रिबन बेचने वाले हैं? बॉस गंभीर और कॉन्फिडेंट नजरों से सबको देखता है।
हाथ में नीली कैंडी पकड़कर वो कंफर्म करता है यही ब्लू रिबन है। वो कहता है कि अब इस प्रोडक्ट को दुनिया के सामने दिखाने का वक्त आ गया है। सीन बदलकर एक स्कूल में पहुंचता है। वहां एक लड़की अपनी दोस्त से ऐप रजिस्टर करने को कहती है। वह अपना फ़ोन दिखाती है। उस पर डायमर ऐप खुला होता है। वह बताती है कि हर पर्सन पर 30,000 कमाए जा सकते हैं। यह सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। इजी मनी के लिए बच्चे ऐप इस्तेमाल करने लगते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे को ज़बरदस्ती साइन अप करवाता है और खुद को ऐड करवा लेता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन इवेंट भी चल रहा है। इस इवेंट में ब्लू रिबन नाम का प्रोडक्ट फ्री दिया जा रहा है। उसे डाइट पिल्स बताया जा रहा है। उधर विलेंस के पास लौटते हैं। वे सिर्फ एक दिन में यूजर्स की संख्या बढ़ते देख शॉक हो जाते हैं। हेंचमैन अपने बॉस यंग न्यू की तारीफ करते हैं, लेकिन बॉस टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है कि जिसने उसकी शॉप तबाह की थी क्या वो पकड़ा गया या नहीं। एक हेंचमैन हैरानी से कहता है कि बताया गया है शॉप को किसी बत ने तोड़ा था। वे सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरा फुटेज चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग में एक जायंट बैट सीधे कैमरा की तरफ घूरता हुआ दिखाई देता है। एक स्पाइकी हेयर वाला लड़का दूसरे फुटेज के बारे में पूछता है। दूसरी स्क्रीन पर बस एक रैट कैमरा की तरफ अजीब सा चेहरा बनाता दिखता है। लड़का गुस्से में चिल्ला उठता है। वो कहता है कि क्या ये सब कोई मजाक है। तभी ग्रुप का एक और मेंबर अपना फ़ोन देखता है। वह बताता है कि उसे मैसेज मिला है। वो जी को बुलाता है। जी पहले से चिढ़ा हुआ होता है और रूखे अंदाज में जवाब देता है। उसे बताया जाता है कि ब्लू रिबन का स्टॉक आ चुका है, उन्हें निकलना होगा। सीन एक खूबसूरत सनसेट के साथ सिटी व्यू में बदल जाता है। अब हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं। उसके चेहरे पर बेहद गंभीर भाव हैं। एक एली में वो एक अजीब क्रीचर को देखता है। वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। असल में वो एक छोटे डीमन से इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा होता है, वही इन्वेस्टिगेशन जिसकी जिम्मेदारी उसने उसे दी थी। लड़की खुश होकर बताती है कि उसने आखिरकार सब कुछ पता लगा लिया है। कहीं और हीरो को एक ब्लॉन्ड लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। उसके आसपास ब्लू कैंडीज बिखरी होती हैं। वो एक कैंडी उठाकर सूंघता है। तुरंत नोइंग फ्लावर की खुशबू पहचान लेता है। तब उसे समझ आता है कि वे लोग इसका इस्तेमाल लोगों की पावर्स जगाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो हैरान होता है कि डीमन रेल में एक्सटिंक्ट हो चुका ये फ्लावर उन्हें मिला कैसे। उसकी असिस्टेंट बताती है कि ब्लू रिबन कैंडी को डाइट पिल के तौर पर बेचा जा रहा है। हीरो क्यूरियस होकर पूछता है कि इसका रॉ मटेरियल क्या है। ब्लू हेयर वाली लड़की समझाती है कि प्रोडक्ट सीक्रेट होने की वजह से मटेरियल ट्रेस करना मुश्किल है। वो झुंझला जाता है। उसे लगता है कि कोई काम की जानकारी नहीं मिली, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है। वो बताती है कि डिमोनिक एनर्जी के ट्रेल को फॉलो करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा जा सकता है। हीरो चिढ़कर पूछता है कि फिर वो पहले क्यों नहीं गई। लड़की बताती है कि उसे आदेश मिला है कि वो उसके साथ ही जाएगी। बैनबी का नाम सुनते ही हीरो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे सब कुछ बताती है। छोटा डीमन रोने लगता है। माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे दोनों के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। हीरो उसे दीवार से लगा देता है। वो कहता है कि उसे अपना असली मास्टर चुनना होगा। लड़की उलझन में पड़ जाती है। वह कोई जवाब नहीं दे पाती। तब हीरो उससे वादा करता है कि वो अब इन्फीरियर क्रीचर नहीं रहेगी। असिस्टेंट को एक विजन दिखता है। वो देखती है कि हीरो के साथ रहकर वो कितनी ताकतवर बन सकती है। बिना एक पल सोचे लड़की घुटनों पर बैठ जाती है। वह लॉयल्टी की कसम खाती है, अपना ब्लड और फ्लैश अर्पित करती है। जवाब से संतुष्ट होकर हीरो मुस्कुराता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि अब से वो उसकी पर्सनल सर्वेंट होगी। लड़की भावुक हो जाती है। तभी उसके अंदर से एक छोटा पीला स्पिरिट बाहर निकलता है। हीरो शरारती स्माइल के साथ उस बैनबी स्पिरिट को दफा होने को कहता है। सब तय हो जाने के बाद वो कहता है कि अब उन्हें उस जगह जाना होगा जहां ब्लू रिबन रखा गया है। दोनों रात के अंधेरे में जंगल के बीच बने शिपिंग कंटेनर्स वाले यार्ड तक पहुंचते हैं। असिस्टेंट बताती है कि यही एनर्जी की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। वो एक कंटेनर खोलने को कहती है। लड़की बताती है कि कंटेनर मोटी चेन से बंद है। हीरो उसे हटने को कहता है। उसकी आंख चमकती है। वह पंच के लिए तैयार होता है। एक ही बार में चेन्स और लॉक टूट जाते हैं। असिस्टेंट हैरान रह जाती है। चेन जमीन पर गिरती हैं। कंटेनर खुल जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर हीरो गंभीर हो जाता है। उसकी पार्टनर कंफ्यूज्ड नजर आती है। अचानक अंदर से भयानक बदबू आती है। दोनों को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कंटेनर के अंदर अजीब से ब्लॉक्स पड़े होते हैं। उनसे डार्क ऑरा निकल रही होती है। बदबू इतनी तेज होती है कि लड़की पूछती है, क्या बस यही है? हीरो घृणा से पीछे देखता है। वो समझ जाता है कि इस जगह कुछ बहुत गलत है। तभी उसकी नजर जाती है। ब्लू रिबन असल में प्लांट्स हैं। वे पूरे कंटेनर यार्ड में उग रहे होते हैं। स्टोरी हमें पास्ट की एक मेमोरी में ले जाती है, एक डेसोलेट जगह जहां सिर्फ क्लिफ्स हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे हीरो का अंकल उसे एक यूजलेस और वीक भतीजा बुला रहा है।
लेकिन यंग डीमन डरता नहीं है और बड़े खतरे के साथ अपने अंकल को वापस गर्ज करता है। पिंक हेड आदमी को लड़के का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे बस डिसअपियर होने को कहता है। इसके साथ ही अंकल सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेस पर एक पावरफुल ब्लो देता है। यंग मैन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक की फोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा थी। विलेन एक कोल्ड और क्रूअल लुक दिखाता है और बिना मर्सी के अपना अटैक जारी रखता है। लड़के को तब क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है। वो दर्द और डेस्परेशन में चिल्ला रहा होता है। जैसे ही वो अब इसमें गिरता है, यंग डीमन अपने सारे हेट्रेड के साथ अपने अंकल को कर्स करता है। ऊपर पिंक हेड आदमी हंसता है और पूछता है कि क्या वो इतनी आसानी से गिव अप कर देगा। और गिरना बहुत लंबा और एंडलेस लगता है, जो क्लिफ की इनॉर्मस हाइट दिखाता है। लड़का फाइनली बहुत फोर्स के साथ जमीन से टकराता है और इमेंस पेन फील करता है। थोड़ी देर बाद उसका अंकल अपीयर होता है और सरकास्टिकली पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। रवाज गिरने की वजह से कंफ्यूज्ड और डेज्ड है, लेकिन रियलाइज करता है कि उसने इम्पैक्ट सर्वाइव कर लिया। वो फिर आसपास देखता है और एक डीमन ग्रेवयार्ड देखता है जहां स्ट्रेंज फ्लावर्स उग रहे हैं। वो हमारा हीरो इस बिजार सीन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसकी रेड आई उसमें काबरा प्लेस की टेरिफाइंग साइड पर छा जाती है और फिर एक नरेशन शुरू होता है जो सबकी शुरुआत में लाइट और डार्कनेस के बीच के डिवीजन को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि कुछ बीइंग्स किसी भी साइड से बिलोंग नहीं करते थे और इसलिए अकेले ही बड़े हुए। सीन शिफ्ट होता है जहां प्रिमिटिव ह्यूमंस डर और सरप्राइज के एक्सप्रेशंस के साथ नीचे देख रहे हैं, जहां एक बॉडी के आसपास पर्पल फ्लावर्स के साथ एक केव ट्राइब दिखती है। नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लावर्स फॉलन एंजल्स और डीमंस की डिजायर से पैदा हुए थे और तब ये रिवील होता है कि इस प्लांट का सोल पर्पस बस दुनिया को रुइन करना है। कहीं और हम दो फिगर्स देखते हैं जो डिस्ट्रक्शन की इमेंस पर्पल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमें इन दो बीइंग्स की बेटर ग्लिम्स मिलती है जो डीमंस लगते हैं। और सीन कट करते हुए एक यंग मैन जिसके पास ग्लासेस हैं कमेंट करता है कि इन चीजों को तो जला देना चाहिए था। वो शॉक्ड है कंटेनर को देखकर जो डेंजरस मटेरियल के बॉक्सेस से भरा हुआ है। और इसके साथ ही यंग मैन अपने कंपेनियन को एक्सप्लेन करता है कि ये फ्लावर्स सबसे पहले ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर हुए थे और ह्यूमन वर्ल्ड को लाइट और डार्कनेस के बीच की जगह बताया जाता है जहां सब कुछ मिक्स हो जाता है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने भी सोचा था कि उन्होंने इस प्लेग को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है और इससे वो कंक्लूड करता है कि दोनों वर्ल्ड्स में फ्लावर्स का साइमल्टेनियस अपीयरेंस प्लान था। उस मोमेंट उसकी ब्लू हेड पार्टनर रियलाइज करती है कि पास में कोई और भी है। अचानक एक फ्लैशलाइट ऑन होती है और उनकी डायरेक्शन में पॉइंट की जाती है और स्टार्टल्ड होकर वो दोनों घूमते हैं उसे फेस करने के लिए जिसने उन्हें रात के बीच में ढूंढ लिया। लोगों का एक ग्रुप पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर ग्रुप के सामने वाली एक और औरत उस यंग मैन को टैटू शॉप वाले बंदे के रूप में पहचानती है। उसकी पार्टनर तब रिवील करती है कि वो औरत सो कॉल्ड जिंग है, जिसे रैविस भी कहते हैं। वो औरत तब गुस्से में पूछती है कि वो कौन होते हैं उसकी शॉप को ऐसे इन्वेड करने वाले। उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए यंग मैन जानना चाहता है कि क्या वो उन कंटेनर्स की रिस्पॉन्सिबल है। वो फिर एक फ्राइटनिंग क्वेश्चन पूछता है, जानना चाहता है कि क्या उसे इसके रॉ मटेरियल की जानकारी है। वो औरत मॉकिंग स्माइल के साथ पूछती है कि क्या वो उसके बिजनेस सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहा है। यंग मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता लगता। वो कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है, लेकिन उसकी आंख रेड हो जाती है और वो स्टेट करता है कि वो इसे बस इग्नोर नहीं कर सकता। वो औरत तब अपने हेंचमैन को वार्न करती है कि वो फिर से फेल ना हो। इसके साथ ही वो उन्हें वो ऑफर करती है जिसे वो स्पेशल रेशन कहती है और दो ब्रूड्स यूफोरिक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसे फ्री में ले सकते हैं और वो फिर उन्हें चुप रहने और खाने को कहती है। बिना सोचे हेंचमैन फ्लावर्स को डिवावर करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच यंग मैन अपनी पार्टनर से छुप जाने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ रास्ते में आएगी। अचानक आदमी ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देते हैं और एक डार्क ऑरा उन्हें घेर लेती है। उनकी बॉस लड़के की तरफ पॉइंट करती है और अपने आदमियों को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देती है और वो छोटे ब्लू फ्लावर्स जो उन्होंने यूज किए थे जमीन पर स्कैटर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड आदमियों का ग्रुप तब प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ता है जो उन्हें फूल्स कहता है। उस मोमेंट उसकी आंख तेजी से ग्लो करती है और वो उस जगह की एनॉर्मस डेमोनिक एनर्जी को फील करता है। पहला हेंचमैन एक पंच मारता है लेकिन यंग मैन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वो फिर एनिमी के स्टमक पर एक पावरफुल किक से रिटेलिएट करता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है अगले ब्लो की तैयारी करते हुए। एक सीरियस और पावरफुल लुक के साथ वो अपने एडवर्सरीज को फेस करता है और यंग मैन एक और अटैक डॉज करता है और ओपोनेंट के आर्म पर हिट करता है। मूव फिनिश करते हुए वो हेंचमैन के फेस पर एक प्रिसाइज किक मारता है। एक क्विक मूवमेंट के साथ वो एक हेंचमैन के अटैक से खुद को डिफेंड करता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो एक और एडवर्सरी को पकड़ता है और आसानी से उसे हवा में फेंक देता है। गुस्से में यंग मैन एनिमी पर चिल्लाता है जो ब्लो के दर्द से चिल्लाता है और इसके बाद वो उस हेंचमैन की बॉडी का यूज करके दूसरे आदमी को नीचे गिरा देता है जो उसकी तरफ दौड़ रहा था। एक ब्रूट एक पावरफुल किक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लड़का जमीन पर होते हुए भी उस ब्रो को डिफेंड कर लेता है। छुपकर उसका पार्टनर इस फाइट को हैरानी से देख रहा होता है। मीनवाइल हेंचमैन का बॉस बस सडिस्टिकली स्माइल करता है। एनिमीज उठते हैं, पहले से भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहे हैं। इसके साथ वो सब एक साथ उस यंग मैन की तरफ चार्ज करते हैं। वो ब्लोज को डिफेंड करता है और रियलाइज करता है कि वो स्ट्रॉन्गर हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर एक नया स्ट्रैटेजी सोचने के लिए रिट्रीट करने का डिसाइड करता है।
वो यंग मैन ऊपर छलांग लगाता है और एक कंटेनर के टॉप पर लैंड करता है। वहां से वो एक बॉक्स के अंदर से एक पर्पल ऑब्जेक्ट निकालता है। उस आइटम को पकड़ते ही उसकी आंख एक इंटेंस पर्पल एनर्जी से ग्लो करने लगती है। फिर वो नीचे खड़े एनिमीज पर एक पर्पल डस्ट फेंकता है और इस तरह हेंचमैन उस अजीब स्मोक से खांसने और दम घुटने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट को भी इफेक्ट महसूस होता है, लेकिन उसे स्मेल पसंद नहीं आती। उसके बॉडी में जो डेमोनिक एनर्जी है वो उस सब्सटेंस पर वायलेंटली रिएक्ट करती है। एक हेंचमैन जमीन पर गिर जाता है, उस डस्ट के इफेक्ट से तड़पता हुआ। एनिमी की इस वीकनेस का एडवांटेज लेते हुए वो उसके फेस पर एक डायरेक्ट पंच मारता है। फिर वो अपने घुटने का यूज करके हेंचमैन को जोर से दूर फेंक देता है। ओवरवेलमिंग पावर के साथ यंग मैन दूसरे का सर जमीन में दे मारता है। एक और एडवर्सरी अपनी किस्मत ट्राई करता है, लेकिन उसके फेस पर एक स्पिनिंग किक पड़ती है। उन्हें सांस लेने का टाइम न देते हुए वो अगले पर एक एल्बो स्ट्राइक करता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे एनिमीज जमीन पर हैं, डिफीटेड। एक हेंचमैन किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मैन हवा में ही उसका पैर पकड़ लेता है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो बेरहमी से उस आदमी का पैर तोड़ देता है। आखिरी खड़ा हुआ हेंचमैन, वो ब्रूट, चीखता हुआ आगे चार्ज करता है, लेकिन यंग मैन उस जायंट का पंच बस एक हाथ से रोक देता है। एक क्विक और प्रिसाइज मूवमेंट से वो ओपोनेंट की बाह को ट्विस्ट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट फिर उसे ऊपर उठाता है और अपने शोल्डर के ऊपर से फेंक देता है। उसकी आंख एक मलिशियस एनर्जी से ग्लो करती है जब वो फाइनल ब्लो के लिए प्रिपेयर करता है, और फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो उसे वायलेंटली जमीन पर पटकता है। उनका बॉस शॉक्ड है, सोच रहा है कि उसने ये सब अकेले कैसे किया। यंग मैन सर झुकाए खड़ा है और उसमें से एनर्जी स्मोक निकल रहा है। जो सीन वो देख रही है उस वुमन का डर से बुरा हाल है। जब वो अपना चेहरा उठाता है तो एक डार्क ऑरा उसे कवर कर लेती है और उसकी आंख ग्लो करती है। वो वुमन डर से कांप जाती है और सोचती है कि क्या वो घोस्ट है या कुछ वर्स है। प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ एक डिमोनिक लुक और एक फ्राइटनिंग एनर्जी के साथ घूरता है। चेंजिंग सीन्स, हम एक लोन बैलरीना को स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे देखते हैं और वो यंग डांसर ऑडियंस के लिए एलिगेंटली परफॉर्म करती है। एक मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि ये यूरी है, हिज डॉटर। एक वुमन स्क्रीन पर परफॉर्मेंस देखती है और गर्ल के टैलेंट की तारीफ करती है। उसी मोमेंट में दो आदमी रूम में एंटर करते हैं और उसे एक स्पेशल क्लाइंट बुलाते हैं। वो मैडम गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो कौन होते हैं उस जगह को इन्वेट करने वाले। पिंक हेड यंग मैन टेबल पर ब्लू पिल्स का एक जार रखता है और कहता है कि ये एक डिलीवरी है। जार का कंटेंट्स देखते ही वो वुमन कंप्लीटली शॉक हो जाती है। उसका डरा हुआ चेहरा पिल जार के ग्लास में रिफ्लेक्ट होता है। आदमी उससे कहता है कि डोंट वरी, वो सब कुछ टेक केयर कर लेंगे। मैडम फिर डर के साथ पूछती है कि क्या ये सच में ओके रहेगा। एक मॉकिंग स्माइल के साथ यंग मैन उसके कंसर्न पर क्वेश्चन करता है। वो रिवील करता है कि वो पहले ही स्टेज पर अपनी डॉटर को बहुत सारी वो पिल्स दे चुकी है। स्टेज पर वापस आते हैं, बैलरीना अजीब तरीके से कंटॉर्ट होने लगती है। स्क्रीन पर ये सीन देखते हुए मदर डेस्परेशन में अपनी डॉटर का नाम चिल्लाती है और यंग वुमन का चेहरा डिफॉर्म होने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलता है। उसका हाथ ऐसे मूव करता है जो अब ह्यूमन नहीं लगता, और इस पर वो आदमी शांति से कमेंट करता है कि गर्ल जरूर जल्दी में होगी। और वो फिर मदर से पूछती है कि उसने अपनी डॉटर को कितनी पिल्स दी थी। वुमन डेस्परेशन में चिल्लाती है कि उसकी डॉटर स्टॉप हो जाए। बैलरीना हवा में एक फाइनल बिजार पोज लेती है, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। फिर वो जमीन पर गिर जाती है, दर्द और तकलीफ में चीखती है क्योंकि उसकी बॉडी कंटॉर्ट हो रही होती है। ऑडियंस टेरिफाइड और कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रही कि अभी क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर उस गर्ल को देखते हैं, सोच रहे हैं कि उसे क्या हो गया है। उसकी मदर स्क्रीन पर सब कुछ शॉक में देखती है और अनेबल टू बिलीव है। वो वुमन फिर गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। पिंक हेड यंग मैन मॉकिंगली रिस्पॉन्ड करता है कि ये तभी सच था जब उसने करेक्ट डोज यूज किया होता। फिर वो कोल्डली डिक्लेयर करता है कि उसकी डॉटर इज बियॉन्ड सेविंग। मैडम डिस्पेयर हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि वो यंग वुमन हमेशा पिल्स पर डिपेंडेंट रहेगी। इसके साथ वो आदमी उसे लाइफ टाइम वीआईपी क्लाइंट डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो गर्ल इस प्रोडक्ट के बिना जिंदा नहीं रहेगी। और इस तरह वो घबरा जाती है और चिल्लाती है उस सारी मनी के बारे में जो उसने अपनी डॉटर के करियर में इन्वेस्ट किया था। पिंक हेड गाय बस उसे अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ घूरता है। कंप्लीटली डिफीटेड वो वुमन फ्लोर पर घुटने टेक देती है, सरेंडर का साइन देते हुए। उस मोमेंट में उसका सेलफोन रिंग होता है और स्क्रीन पर जिंग जी नाम दिखता है। यंग मैन एक बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कॉल आंसर करता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन जे इज टेरिफाइड और अपने बॉस यंग मूसी अपोलोजाइज करती है। प्रोटैगनिस्ट फिर फोन लेता है और पूछता है कि क्या वही है जो ये ब्लू पिल्स बनाता है। यंग मू शॉक में है और डरते हुए पूछता है कि ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन कौन है। एक सीरियस लुक के साथ यंग मैन कंफर्म करता है कि उसे आखिरकार रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिल गया है, और प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि उन्हें एक छोटी सी चैट करनी है, और वो गाय टेरिफाइड हो जाता है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट फोन पर कहता है कि उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना होगा। सीन फिर रात में कुछ शिपिंग कंटेनर्स के पास एक आइसोलेटेड एरिया में शिफ्ट हो जाती है। वहां हम कई आदमियों को बेहोश देखते हैं। जब यंग मैन पूछता है कि लोग सब्सटेंसेस क्यों यूज करते हैं तो फेरी रिप्लाई करती है कि ये एरोगेंस की वजह से है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन सोचते हैं कि वो स्पेशल हैं और फेथ की कमी की वजह से वो छोटी चीजों से चिपके रहते हैं, जैसे वो पकड़ रखा है। इस पर वो छोटा क्रीचर दूर पॉइंट करती है और अपने मास्टर रैव को देखने के लिए बुलाती है। एक मेसी हेयर वाली गर्ल डेस्परेटली होकर यंग मू नाम के किसी को चिल्लाकर बुला रही है। फिर 3 गाइस अपीयर होते हैं और उनका लीडर पूछता है कि टैटू शॉप पर जो हुआ क्या वो प्रोटैगनिस्ट ने किया था।
पर्पल हेड मैन फिर एक मॉकिंग फेस के साथ पास आता है और पूछता है कि क्या सूट में वो यंग मैन उसे ढूंढ रहा था, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे ट्रैश में इंटरेस्ट नहीं है और पूछता है कि उसे वो ब्लू कैंडी कहाँ से मिली। सूट में यंग मैन स्माइल के साथ कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जो एक मेयर ह्यूमन को मिल जाए, और सरप्राइज्ड होकर डिलिंक्वेंट दूसरे के वर्ड्स रिपीट करता है, समझ नहीं पाता कि मेयर ह्यूमन से उसका क्या मतलब था। उस मोमेंट में उसे चीजें समझ आने लगती हैं और वो लड़के की आइडेंटिटी पर सस्पेक्ट करने लगता है। और सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम विलन के फादर को फ्लोर पर उन चीजों के लिए भीख मांगते देखते हैं। डेस्परेशन में वो बूढ़ा आदमी अपने ही सन का पैर चाटता है, जबकि लड़का चीख रहा होता है। उसके फादर फिर एक हॉरिबल एक्सप्रेशन देते हैं, ये रिवील करते हुए कि वो इफेक्ट्स की वजह से कितने बीमार थे। ये देखकर पर्पल हेड यंग मैन सोचता है कि क्या उसका फादर अब उनके बीच नहीं रहा। वो फिर सोचता है कि उसके फादर ने बस अपनी पूरी लाइफ इन सब्सटेंसेस पर वेस्ट कर दी और पास्ट ऑन हो गए। लेकिन लड़का रियलाइज करता है कि अगर उसका फादर ऐसे चला गया तो उसके लिए थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, और इसीलिए गुस्से में डिलिंक्वेंट अपने फादर की बॉडी को किक मारने लगता है, चिल्लाते हुए कि अब वो उसकी चीजें ले लेगा। फिट ऑफ रेज में यंग मैन बॉडी को असॉल्ट करता रहता है, सोचता है कि उसे सब्सटेंसेस कैसे मिलेंगे। अचानक उसके फादर की आंखें पर्पल ग्लो करती हैं, उस सन को सरप्राइज करते हुए जो उसे अटैक कर रहा था। कंप्लीटली शॉक्ड पर्पल हेड यंग मैन समझ नहीं पाता कि उसके फादर को क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी फिर उठता है और लड़का डरते हुए पूछता है कि क्या वो पास्ट ऑन नहीं हुए थे।